गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है, कल हमने फिजिक्स का थर्ड चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में स्टार्ट किया था और हमने ये बताया था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, क्योंकि इससे पहले जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हमने डिस्कस किए थे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के थे, यानी उन दो चैप्टर में हम चार्ज को रेस्ट पोजीशन में पढ़ते थे। नेक्स्ट जो आज थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था यस्टरडे, उसके अंदर हम चार्ज को मूविंग स्टेट में पढ़ेंगे, यानी चार्ज है वो कैसे मोशन करता रहेगा, तब उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, कल हमने फर्स्ट जो टॉपिक था वो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल में होता क्या है, इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशन क्या होती है, और कुछ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में एक दो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। वैसे हम उसको टेंसर भी बोल सकते हैं, टेंसर भी और स्केलर भी, ठीक है। ये मैंने डिस्कस कर लिया था कि टेंसर क्यों बोलते हैं। अब देखिएगा, इसके अलावा हमने कल जो टॉपिक पढ़ाया था उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हमने डिस्कस किए थे। जो लास्ट हमारा टॉपिक का कल का वो था चार्ज कैरियर। हमने चार्ज कैरियर के बारे में डिस्कस कर लिया था कि व्हाट आर चार्ज कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स आर दोज पार्टिकल दैट कैरीज इलेक्ट्रिक चार्ज इन एनी मटेरियल। इन एनी मटेरियल मीन्स इट मे बी कंडक्टर, इट मे बी सेमी कंडक्टर, it may be electrolyte, or it may be gaseous medium. In different medium, charge carrier also different. For example, we discuss about charge carrier in metal, and we discuss that in a metal charge carriers are electron, because a metal consists a large number of electrons. If we discuss about electrolyte solution, in electrolyte solution both positive ion and negative ions are a charge carrier. So we can say that in electrolyte solution ions are charge carrier. That means ions are those particles which carry charge from one point to other point. नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के अंदर हमने बात की थी कि जो चार्ज कैरियर है वो इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं। देखिए बच्चों, आपके लिए जो होल है ये न्यू वर्ड है। इसको हम जब सेमीकंडक्टर चैप्टर पढ़ेंगे सेकंड बुक के अंदर, तो हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में व्हाट आर होल्स एंड हाउ दे फॉर्म, वो कैसे फॉर्म होते हैं, उनके बारे में हम ब्रीफली या डिटेल से हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और जो गैसियस कंडक्टर होते हैं जिनके अंदर क्या होता है चार्ज कैरियर, पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव, और पॉजिटिव आयंस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसके अलावा हमने बात किया था कि जो करंट है इन एनी कंडक्टर, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द अपर लेयर ऑफ ए कंडक्टर, यानी जो करंट है वो हमेशा आउटर सरफेस के अकॉर्डिंग फ्लो होता है। किसी भी कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। आपको पता है, हमने डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए किसी भी कंडक्टर के इनसाइड में, चाहे वो होलो हो या सॉलिड हो, कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर के इनसाइड में ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और ना ही उसके अंदर से करंट फ्लो होगा। किसी भी कंडक्टर में जो करंट है वो हमेशा उसकी आउटर सरफेस से फ्लो होता है। तो देखिएगा, आज का हम जो टॉपिक स्टार्ट करते हैं उसका नाम है करंट डेंसिटी, ठीक है बच्चों। करंट डेंसिटी को किससे डिनोट किया जाता है, जे से डिनोट किया जाता है, कैपिटल जे से डिनोट किया जाता है, और ये एक ही वेक्टर क्वांटिटी है। ये ध्यान रखना, करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम बात करें कि जो करंट डेंसिटी क्या है, जैसे आपके पास ये कोई कंडक्टर वायर है और ये इसका एक क्रॉस सेक्शन एरिया हम मान लेते हैं कितना है, ए है। इससे अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, हमने ये जो करंट है उसको क्या माना है, आई। तो किसी भी पर यूनिट एरिया से, यानी पर यूनिट एरिया से जो फ्लो होने वाला करंट है वही क्या कहलाता है,
करंट डेंसिटी कहलाता है। जे से डिनोट करते हैं उसको। तो देखिएगा करंट डेंसिटी क्या होगी, करंट फ्लो फ्रॉम पर यूनिट एरिया, दैट इज नोन एज ए करंट डेंसिटी। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिएगा जो आई है वो कितना हो जाएगा, जे डॉट ए। बच्चों यहाँ पर डॉट हमने क्यों यूज किया है, क्योंकि जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट है, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए जो करंट है उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, डॉट यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ध्यान रखना करंट डेंसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है। तो आप समझ गए होंगे कि जो करंट आई है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, जे डॉट ए से भी लिख सकते हैं, या फिर आई इक्वल टू, जब भी डॉट रिमूव होता है तो क्या हो जाएगा, जे ए कोस थीटा। तो ये करंट की वैल्यू भी हम लिख सकते हैं। और यहाँ से अगर आप जे के बारे में डिस्कस करें तो जे के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि जे क्या होता है, करंट डेंसिटी, यानी करंट फ्रॉम पर यूनिट एरिया, दैट इज नोन एज ए करंट डेंसिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर बच्चों आपसे पूछा जाए कि करंट डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, तो बताइए, आप इजीली बता सकते हैं। करंट के लिए, आई के लिए हम यूनिट क्या यूज करते हैं, एम्पियर, और एरिया के लिए हम यूनिट क्या यूज करते हैं, मीटर स्क्वायर। यानी जो करंट डेंसिटी की यूनिट होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर से डिनोट की जाती है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक का। अब देखिएगा हम वापस से आते हैं कि इट इज़ डिफाइंड एज द करंट पासिंग नॉर्मली फ्रॉम टू द यूनिट सरफेस एरिया। नॉर्मली यानी अगर कोई सरफेस एरिया है उसके परपेंडिकुलर कितना करंट पास हो रहा है, ठीक है ना, हम उसको कंसिडर करते हैं। तो यहाँ से देखिएगा चार्ज डेंसिटी, या इसी को हम करंट डेंसिटी भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, चार्ज डेंसिटी या करंट डेंसिटी एक ही बात है। तो यहाँ से क्या हो गया, आई इक्वल टू जे डॉट ए, क्योंकि जे भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और आपको पता है एरिया भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बारे में हमने यूज कर चुके हैं। तो यहाँ से देखिए कोस, अगर हम जीरो, दोनों के बीच का एंगल जीरो है, यानी यहाँ से क्या हुआ, इसका मतलब अगर दोनों के बीच एंगल जीरो है, इसका मीन्स कि जो एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, और जो करंट है वो क्या हो रहा है, पूरे एरिया पे जो करंट है वो परपेंडिकुलर है। एरिया पे करंट परपेंडिकुलर है, इसका मीन्स क्या हो गया कि जो एरिया वेक्टर है और जो करंट है आई, वो एक दूसरे के क्या हो गए, पैरेलल हो गए। क्योंकि किसी भी सरफेस एरिया क्या होता है, किसी भी सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है हमेशा उसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, यहाँ से क्लियर। अब देखिएगा वापस से आते हैं हम टॉपिक पर। तो अगर हमें स्मॉल अमाउंट पास हो रहा है, किसी भी स्मॉल एरिया से स्मॉल अमाउंट पास हो रहा है, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, स्मॉल अमाउंट के लिए J इक्वल टू डी आई अपॉन डी ए। अगर स्मॉल करंट डी आई पास हो रहा है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, J इक्वल टू डी आई अपॉन डी ए। या फिर यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको कि डी आई इक्वल टू जे डॉट डी ए। अगर आपको टोटल करंट निकालना है तो हम जे डॉट डी ए से हम सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब देखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट आता है ओम्स लॉ। ठीक है, और इसके बारे में बच्चों आपने 10th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, बस उसी को थोड़ा सा अलग है, बस वही कॉन्सेप्ट है, वही बेस है, बस एक दो टर्म्स हम और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। थोड़ा हम 10th क्लास में जैसे कि डायमेंशन के बारे में नहीं पढ़ते थे, ठीक है ना, यहाँ पर हम उसकी डायमेंशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ मैंने बताया कि करंट डेंसिटी की डायमेंशन क्या होती है, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, अब देखिए ओम्स लॉ के बारे में क्या होता है कि ओम्स ने, एक साइंटिस्ट थे साइमन ओम्स, उन्होंने एक लॉ दिया था किस किस के बीच में, जो पोटेंशियल और करंट के बीच में एक रिलेशन शो करता है। यानी आपसे पूछा जाता है कि ओम्स लॉ किस दो क्वांटिटी के बीच में रिलेशन शो करता है, तो आप बता सकते हैं कि जो ओम्स लॉ है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वी के और इलेक्ट्रिक करंट आई के बीच में रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। देखिए ओम्स ने देखा कि जैसे कोई भी कंडक्टर वायर है, ये उसने एक कंडक्टर वायर लिया, मान लेते हैं ए बी, हम मान लेते हैं कंडक्टर वायर है, और उसने
इस कंडक्टर वायर से एक इलेक्ट्रिक करंट सर्किट को जोड़ा, ये हमने एक सर्किट को जोड़ दिया, ठीक है। तो उसने यहाँ पर ये जो सर्किट यूज किया हुआ है जिसमें बैटरी को हमने यूज किया है, यहाँ पर इसने अलग अलग बैटरी का यूज किया। मतलब एक बार जैसे मान लेते हैं एग्जांपल से 2 वोल्ट की बैटरी यूज की, कभी 4 वोल्ट की बैटरी यूज की, कभी 5 वोल्ट की बैटरी यूज की, ऐसे 10 वोल्ट की बैटरी यूज की है, ठीक है ना। तो देखिएगा क्या होता है कि उसने देखा कि जैसे जैसे हम इसके अंदर करंट फ्लो करते हैं, आई क्या फ्लो होता है, करंट आई जब फ्लो होता है सर्किट के अंदर से, जब करंट आई फ्लो होता है, ये पोटेंशियल वी हो गया, तो क्या होता है कि जो ये कंडक्टर है ए बी, इसके जो दोनों एंड्स हैं ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए बी, हम इसको क्या बोल सकते हैं, वी ए बी, ये है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, आई के प्रोपोर्शनल होता है। यानी किसी भी कंडक्टर वायर के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रिक करंट के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यानी यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल I, ये ओम ने बताया था। तो ओम ने क्या बताया था कि जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ जाती है। और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जब भी ये प्रोपोर्शनल सिंबल हटता है, रिमूव होता है, देन वी यूज ए कांस्टेंट दैट इज नोन एज रेसिस्टेंस आर आई, एंड हेयर आर कैन बी रिटन एज V upon I. This is the Ohm's law. ठीक है। If we discuss about the R is a resistance and its unit is volt per ampere, ठीक है ना। That is also known as ohm. देखिएगा पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, ठीक है। तो रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर एम्पियर, जिसी को हम क्या बोलते हैं, ओम्स बोलते हैं। उस साइंटिस्ट के नाम पर हमने इसको नाम क्या रखा है, ओम रखा है, ठीक है। अब देखिएगा, तो यहाँ से देखिएगा कि ओम्स लॉ ने किस किस के बीच में रिलेशन दिया है, वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन को शो किया है। यानी V प्रोपोर्शनल I क्या कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड ऑफ एनी कंडक्टर, यानी किसी भी कंडक्टर के जो एंड्स हैं, जैसे हमने ए और बी कंसिडर किया है, उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो उस इलेक्ट्रिक करंट उस कंडक्टर के अंदर फ्लो हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो अदर फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। यानी कंडक्टर वायर का टेम्परेचर भी इंक्रीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेसिस्टेंस भी चेंज हो जाता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि द फैक्टर विच अफेक्ट द रेसिस्टेंस ऑफ एनी वायर, एंड इफ़ देयर इज चेंज इन प्रेशर और देयर इज चेंज इन स्ट्रेन, ठीक है, और देयर इज चेंज इन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, देन वी ऑल्सो डिस्कस that resistance also change. This is the circuit diagram for the Ohm's law. Here if we discuss in circuit, a potential source V is connected and a ammeter that used to measure electric current, ठीक है, and that is the battery, ठीक है, and RH that is the rheostat, R and RH, ठीक है, that is resistance and that is rheostat. Rheostat is a variable resistance. With the help of rheostat we can change value of resistance. तो देखिएगा, इसको एग्जाम्पल से समझा रखा है कि जैसे ही सर्किट में देखते हैं कि हम वोल्ट को 5 वोल्ट करते हैं तो हम करंट की वैल्यू को 2 एम्पियर मेजर करते हैं एमीटर के अंदर। जैसे ही वोल्टेज को हम इंक्रीज करते हैं 10 वोल्ट तो हम वहाँ पर करंट की वैल्यू को देखते हैं कितना हो जाता है, 4 एम्पियर। जैसे ही हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं 15 वोल्ट से तो करंट कितना हो जाता है, 6 एम्पियर। तो देखिएगा यहाँ से इन दोनों वोल्ट और करंट के बीच में जो रिलेशन है आपको दिख रहा होगा कि जैसे जैसे हम वोल्टेज को डबल करते जा रहे हैं तो करंट भी क्या होता जा रहा है, डबल हो रहा है। यानी दोनों क्वांटिटी पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक करंट बोथ आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. Similarly, this is the example for other conductor, that is B. Here
we observe that when potential is 5 volt then current is 1 ampere. Again, if we increase potential by 10 volt then current also increase by 2 ampere. Again, if we increase potential 15 volt then we observe that current also increase 3 times as 3 ampere. Hence we can say that कि V प्रोपोर्शनल I, यानी जो पोटेंशियल है वो किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट के। इसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। चलो मैं बताता हूँ इसका मीन्स क्या है। इन्वर्स ऑफ रेसिस्टेंस इज कंडक्टेंस, यानी जो रेसिस्टेंस का इन्वर्स है वो क्या कहलाता है, कंडक्टेंस। ठीक है, देखिए रेसिस्टेंस का एक्चुअल में रोल क्या होता है कि किसी भी कंडक्टर में रेसिस्टेंस अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, मीन्स जैसे किसी भी रोड के ऊपर जो ब्रेकर का रोल होता है, ब्रेकर का रोल क्या होता है कि जो व्हीकल्स हैं उनकी स्पीड को कंट्रोल करना, या ब्रेक का जो रोल होता है वो क्या होता है, गाड़ी में जो ब्रेक होते हैं वो क्या काम करते हैं, गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। तो सेम रोल किसका होता है, रेसिस्टेंस का होता है किसी भी कंडक्टर वायर के अंदर। यानी अगर कंडक्टर वायर के अंदर हमें करंट को कंट्रोल करना है, करंट को डिक्रीज करना है, तो हम रेसिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम जब रिलेशन पढ़ते हैं ये वाला कि जो V प्रोपोर्शनल I या फिर R इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन I, यानी R है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, I के। यानी जैसे जैसे रेसिस्टेंस बढ़ता है इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब देखिएगा ये ओम्स के जो दोनों हमने जो टेबल पढ़ी थी उसके अंदर ए के लिए भी और बी के लिए हमने डिस्कस किया था। तो हमने बताया था कि किसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, ए का या बी का। तो हम सिंपल कैलकुलेट कर लेंगे। अगर हम ए के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम किसी भी वी वैल्यू और जो करंट है आई ए की टेबल में वो हम सेलेक्ट करके उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अगर हमें बी का कैलकुलेट करना है तो बी की जो आपको टेबल गिवन है उसमें वी की वैल्यू और आई की वैल्यू का रेशो निकाल लेंगे। दैट इज बिकम द रेसिस्टेंस ऑफ दैट वायर बी। नेक्स्ट वी आई ग्राफ या वी आई करेक्टरिस्टिक्स। देखिएगा वी आई करेक्टरिस्टिक्स मीन्स कि जो V और I के बीच में जो रिलेशन होता है, ग्राफ होता है, वो कैसे होता है। आपको पता है कि जो V है वो किसके प्रोपोर्शनल है, I के। और आपको इतना क्लियर है कि जब भी कोई दो फिजिकल क्वांटिटी आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती हैं, तो हम देखते हैं कि जो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती हैं तो हम देखते हैं कि उन दोनों क्वांटिटी के बीच का जो लाइन है, यानी जो उन दोनों क्वांटिटी के बीच का जो ग्राफ है वो हमेशा कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिएगा इसको हम वी आई ग्राफ भी बोलते हैं। और तो ये क्वांटिटी है, ये किसको डिनोट करती है, रेसिस्टेंस को। यहाँ से ये एंगल थीटा हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इन दोनों क्वांटिटी के बारे में बात करें, थोड़ा सा मैं इसको कलर चेंज कर देता हूँ। हमने ये क्या क्वांटिटी किसको नोट कर रही है, वी को। ये वाले जो भाई वाई एक्सिस है वो किसको नोट कर रही है, वी को। तो यहाँ से हम इस ग्राफ से अगर हम बात करें, इस वाले ग्राफ से, तो हम क्या बात लिख सकते हैं कि जो टेन थीटा है वो कितना होगा, वी अपॉन आई। यानी वी आई ग्राफ का जो स्लोप है, यानी इस लाइन का जो ढलान है या टेन थीटा है, वो किसको डिनोट करता है, रेसिस्टेंस को। तो यहाँ से देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि आपको मैं ग्राफ दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, इसमें V और I दो क्वांटिटी है, V और I के बीच में ग्राफ है। मैं पहले एक वायर के लिए ये ग्राफ खींच देता हूँ जिसकी ये A वायर के लिए है, और दूसरे वायर के लिए मैं दूसरा ग्राफ ड्रॉ करता हूँ यहाँ से। ये हम मान लेते हैं कि B कंडक्टर के लिए है। ठीक है, और दोनों के लिए मान लेते हैं, फर्स्ट के लिए एंगल थीटा 1 है और सेकंड के लिए जो एंगल है वो कितना है, थीटा 2 है। अब आपसे पूछा जाता है कि इस ग्राफ से बताना है आपको कि ए और बी में किसका रेसिस्टेंस ज़्यादा है। तो बस जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो स्लोप होती है वी आई ग्राफ की, जो वी आई ग्राफ की जो स्लोप होती है, ए और बी वी आई, तो जो वी आई ग्राफ की जो स्लोप होती है, यानी जो टेन थीटा होता है
वो किसको डिनोट करता है, रेसिस्टेंस को। तो यहाँ से देखिएगा कि किस फिजिकल क्वांटिटी, किस वायर का स्लोप ज़्यादा है, बी का स्लोप ज़्यादा है, यानी जिसके लिए एंगल बड़ा है, आप सीधा याद रखिए जिसके लिए एंगल बड़ा होगा उसके लिए रेसिस्टेंस की वैल्यू भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, किसमें, वी आई ग्राफ में। अब देखिए बच्चों, कई बार एग्जाम में क्या करता है, एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए क्या करता है आपसे कि इस तरह का ग्राफ ड्रॉ कर देता है, वो आई वी ग्राफ ड्रॉ कर देता है। अब यहाँ से देखिएगा आपसे दे दिया कि ए और बी दोनों के अंदर किसका रेसिस्टेंस ज़्यादा है। तो यहाँ से देखिएगा हमें पता है कि वी आई ग्राफ में जिसका थीटा ज़्यादा होता है उसके लिए रेसिस्टेंस भी ज़्यादा होता है, लेकिन ये तो आई वी ग्राफ हो गया ना कि वी आई ग्राफ, यानी हम जस्ट इसका रिवर्स कर लेंगे, थीटा 1 और थीटा 2। तो यहाँ पे देखिएगा थीटा 1 कम है, यानी अगर हम ग्राफ को रोटेट कर देते हैं तो हमारा जो रूल है वो भी रोटेट हो जाता है, यानी जो एंगल कम बना रहा है वो ज़्यादा रेसिस्टेंस का और जिसका एंगल ज़्यादा है उसका कम रेसिस्टेंस। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि वो ग्राफ वी आई एक्स एक्सिस पर आई है या वी है, इस पे थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, देखिएगा तो ये हमने समझा दिया है। ठीक है, आई वी करैक्टरिस्टिक मैंने बता दिया कि जस्ट उल्टा होता है इसका। ठीक है, और 1/r इसी को हम क्या बोलते हैं, कंडक्टेंस, इसी को क्या बोलते हैं हम, कंडक्टेंस यहाँ पे। ठीक है, रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस नोन एज ए कंडक्टेंस। ठीक है, हेयर जी इज कंडक्टेंस। अगेन जो आई वी ग्राफ है, आई वी ग्राफ है उसका जो स्लोप है वो किसको डिनोट करता है, कंडक्टेंस यानी जी को डिनोट करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वी आई ग्राफ का जो स्लोप है वो किसको डिनोट करता है, वो आपको रेसिस्टेंस को डिनोट करता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने बात की थी, ये हमने समझा दिया कि थीटा 1 थीटा 2 से इजीली समझ में आ जाएगा आपको। अब देखिएगा रेसिस्टेंस होता क्या है, इसके बारे में आपको पता है वैसे कि ये क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर की जो क्या करती है, उस कंडक्टर के अंदर से जो फ्लोइंग होने वाले चार्ज है या फ्लोइंग होने वाला करंट है उसको अपोज करती है। ठीक है, मैंने बताया कि जो रोल गाड़ी के अंदर ब्रेक का होता है वही रोल किसका होता है, रेसिस्टेंस का किसी भी सर्किट के अंदर होता है। ठीक है, अगर हम इसको मैथमेटिकली लिखें तो जो रेसिस्टेंस है वो क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो रेशियो होता है वही क्या कहलाता है, पोटेंशियल कहलाता है। अब देखिएगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम बात करें कोज ऑफ रेसिस्टेंस, यानी किसी भी कंडक्टर के अंदर जो रेसिस्टेंस है उसका मेन कोज क्या है, क्यों जनरेट होता है रेसिस्टेंस। देखिएगा अगर हम बात करें, जैसे मान लेते हैं कि ये आपके पास एक कंडक्टर है, तो एक कंडक्टर के अंदर क्या होता है, जो इनिशियल केस में जब तक हम इसके ऊपर कोई पोटेंशियल प्रोवाइड नहीं करते तो जो चार्ज पार्टिकल्स हैं क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, ये रैंडम मोशन करते रहते हैं। ठीक है ना, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ये टर्म्स हम पढ़ेंगे आगे, व्हाट यू मीन बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा इसके अंदर जो ये चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ये रैंडम मोशन करते रहते हैं। ठीक है, इनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन नहीं होता, इसलिए इनकी जो एवरेज स्पीड है वो भी कितनी होती है, 0 होती है। तो एवरेज स्पीड 0 होने की वजह से ही इसके अंदर करंट क्या होता है, 0 होता है। देखो चार्ज मोशन कर रहे हैं और हमने बताया था कि जब भी चार्ज मोशन करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सर इसमें तो आपने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो लगातार मोशन कर रहे हैं, किसकी वजह से मोशन कर रहे हैं, हमने कल ही डिस्कस किया था, ड्यू टू द थर्मल एनर्जी। जो रूम टेम्परेचर की एनर्जी होती है उससे इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके लगातार रैंडम मोशन करते रहते हैं। तो देखिएगा वापस क्वेश्चन पे आते हैं कि यहाँ पर जो चार्ज हैं वो कंटिन्यूस मोशन कर रहे हैं। ठीक है ना, कंटिन्यूस मोशन कर रहे हैं और इनकी स्पीड भी बहुत ज़्यादा होती है, 10⁵ मीटर पर सेकेंड के लगभग होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। फिर भी करंट क्यों नहीं शो कर पा रहा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहे हैं, जो इसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स रोटेट कर रहे हैं। देखो एक किसी भी कंडक्टर के अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो लगभग 10⁻28 से लेके 10⁻30 इतनी संख्या में होते हैं किसी भी कंडक्टर के पर मीटर क्यूब के अंदर जो चार्ज पार्टिकल्स है। अब देखिएगा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जो लगातार इसके अंदर मोशन कर रहे हैं उनका क्या होता है कि
वो उनकी जो मोशन है वो रैंडम होता है, यानी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन नहीं होता है। यानी अगर हम उनकी एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ जाती है उनकी, 0 आ जाती है इनिशियल। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, इसके यहाँ पर यानी इसके दोनों एंड्स के बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। बैटरी क्या काम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराती है। तो जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कराते हैं V, तो एक्चुअल में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर लगातार रैंडम मोशन कर रहे थे उनके ऊपर एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने से क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव से लेके और नेगेटिव की ओर, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, ये भी आपको क्लियर है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मोशन किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में मोशन हो जाएगा। तो अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करने लगे, पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन हो गया, तो देखिएगा क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन बहुत फास्ट स्पीड से मोशन करते हैं तो ये एक दूसरे से कोलिजन करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं। ऐसे ही जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं वो किधर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, इस नेगेटिव प्लेट की ओर। तो क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स के बीच में जो चार्ज कैरियर्स हैं उनके बीच में कोलिजन होता है। नेगेटिव नेगेटिव के बीच में भी होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में भी कोलिजन होता है। इस कोलिजन से क्या होता है कि करंट चार्ज पार्टिकल की स्पीड डिक्रीज हो जाती है। इसलिए जब चार्ज पार्टिकल की स्पीड डिक्रीज होगी तो करंट की वैल्यू भी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अब देखिएगा, और इसी का कारण है कि किसी भी कंडक्टर वायर से जब हम करंट को फ्लो करते हैं तो वो गर्म हो जाता है। तो जो लगातार कोलिजन हो रहा है तो जो काइनेटिक एनर्जी है चार्ज पार्टिकल की, जो काइनेटिक एनर्जी है वो लगातार किस में कन्वर्ट होती रहती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है। जिससे क्या होता है, लगातार किसी भी कंडक्टर वायर के अंदर हम जब करंट फ्लो करते हैं तो वो गर्म हो जाता है। ठीक है, देखिएगा, तो ये मेन कॉज होता है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, ये देखिएगा एल्युमिनियम के अंदर देखिए रेसिस्टेंस जब इंक्रीज करते हैं तो करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, ये देख लेना कि जो ह्यूमन बॉडी होता है वो ड्राई केस में उसका रेसिस्टेंस कितना होता है, 10⁵ ओम होता है। अगर जब वेट बॉडी है यानी गीली यानी भीगी हुई बॉडी है उस केस में जो रेसिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 1500 ओम के लगभग होता है। अब हम बात करते हैं यूनिट के बारे में। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि रेसिस्टेंस R = क्या होता है, V/I। पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, और I की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से जैसे कल हमने 1 एम्पियर की डेफिनेशन लिखी थी कि 1 एम्पियर क्या होता है, तो ऐसे ही आपसे पूछ सकता है कि 1 ओम कैसे डिफाइन करोगे, डिफाइन 1 ओम। तो देखिए यहाँ से अगर वोल्टेज भी 1 वोल्ट हो जाए और करंट भी 1 एम्पियर हो जाए, इफ़ 1 एम्पियर करंट, इफ़ 1 voltage is potential difference when current flow is 1 ampere through any conductor, then resistance will be 1 ohm। ठीक है, यहाँ से देखिएगा डायमेंशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेसिस्टेंस की डायमेंशन आप ध्यान रखना है। ठीक है, कि डायमेंशन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको डायमेंशन में तो कोई दिक्कत आएगी, 11th में आपको बहुत अच्छे से समझाई थी डायमेंशन। फिर भी मैं एक बार देख लेते हैं कि आपको पता है कि जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल रेसिस्टेंस क्या होता है, V/I, और V क्या होता है, पोटेंशियल। और हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हमने पढ़ा था कि जो देखिएगा वापस से R = क्या होता है, V/I। तो यहाँ पर V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और V बराबर क्या होता है, W/Q। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, V को W/Q × I। यहाँ तक क्लियर बच्चों। W के लिए यानी वर्क के लिए आपको पता है, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से भी कर सकते हैं आप, या फिर आप डायरेक्ट उसकी डायमेंशन लिख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा देखिएगा कि Q के लिए हम क्या लिख सकते हैं, IT। Q के लिए हम क्या लिखते हैं, IT × I। तो यहाँ से क्या हो गया, अगर हम नीचे ऊपर तो W हो गया, नीचे हो गया I²T। अब यहाँ से देखिएगा कि जो I²T है, I के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, A का, और T के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, T का। तो ये तो A² T तो नीचे हो गया,
ऊपर देखिएगा, अगर हम W की बात करें, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो अगर हम यहाँ से वापस लिख देता हूँ मैं, W अपॉन ए स्क्वायर इंटू टी। अब W के लिए लिखते हैं हम, ठीक है ना। देखिएगा वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स को हम वापस से, अगर आप डायरेक्ट W की डायमेंशन याद नहीं है तो आप फोर्स को भी फोर्स को भी स्प्लिट कर सकते हैं। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, ma, यानी मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ से अगर हम W की डायमेंशन लिखते हैं ऊपर से, तो क्या हो जाएगा, m1, ठीक है ना, L2 T-2, ये किसकी होती है, वर्क के लिए, ठीक है। और नीचे क्या होती है, A इंटू टी। तो यहाँ से देखिएगा अगर हम रेसिस्टेंस की डायमेंशन लिखें, वो कितनी हो जाएगी, m1 L2 T-3 A2, ये किसकी डायमेंशन होगी, रेसिस्टेंस की, ठीक है। तो ये इसको समझा रखा है, आप देख लेना, ठीक है, कि m1 L2 T-3 और A-2, सॉरी A को मैंने -2 नहीं लिखा शायद, देख लेना आप। अब देखिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं जिनके द्वारा क्या होता है, रेसिस्टेंस है वो चेंज होता है, ठीक है। अगर हम बात करें पहला, लेंथ ऑफ ए कंडक्टर, यानी किसी भी कंडक्टर वायर की अगर आप लेंथ बढ़ाते हैं तो उसका रेसिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। यानी जो रेसिस्टेंस आर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ ऑफ ए वायर के। यानी अगर आप एक कंडक्टर वायर है, उसकी लेंथ को डबल कर दिया आपने, एरिया में कोई चेंज नहीं किया है, लेंथ को आपने डबल किया है, उस केस में उसका रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अगर आपने लेंथ को 4 टाइम इंक्रीज किया है तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर आप लेंथ को हाफ कर देते हैं तो रेसिस्टेंस भी हाफ हो जाता है। सेकंड, अगर हम बात करते हैं एरिया के ऊपर, ठीक है, कि किसी भी कंडक्टर वायर का जो रेसिस्टेंस है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन्वर्सली का मीन्स बच्चों कि अगर हम जैसे एरिया बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। देखो मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ, जैसे एक जनरल एग्जांपल से बात करते हैं हम, कि ये कोई रोड है जिसके ऊपर आप चल रहे हैं, ठीक है, और मान लेते हैं कि आपका जो आपका मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में आपका मूवमेंट हो गया, और जो और व्हीकल्स हैं वो लगातार क्या हो रहे हैं, इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। यानी ये जो व्हीकल्स हैं ये किस डायरेक्शन में, आपके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। अब क्या होता है कि आपको ये रोड क्रॉस करना है, तो अब क्या होगा कि अगर यहाँ पर जैसे जैसे ये रोड की साइज़ अगर बड़ी होती है तो आपको इसको क्रॉस करने में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। यानी किसी भी कंडक्टर वायर की जब लेंथ इंक्रीज होती है तो उसके अंदर से रेसिस्टेंस है वो भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब देखिए सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मैं इसी रोड को, सेम ट्रैफिक है लेकिन रोड को ज़्यादा चौड़ा बना देता हूँ, ठीक है, ट्रैफिक वही है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है जो, और आप इधर से चल रहे हैं, तो अब क्या होगा कि आप इजीली क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। यानी किसी भी कंडक्टर वायर का जब एरिया इंक्रीज होता है तो उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। यानी आप इजीली फास्टली मूव कर पाते हैं। तो आप ये समझिए कि जो आप मूव कर रहे हैं वो क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो जब इलेक्ट्रॉन किसी भी बड़े एरिया से पास होता है तो वो ज़्यादा स्पीडली पास हो पाता है, इसलिए क्या होता है, करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो यानी किसी भी कंडक्टर वायर की अगर हम लेंथ को इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर हम उस कंडक्टर वायर के अंदर एरिया को इंक्रीज करते हैं तो रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। हम इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल सकते हैं, इसको सेकंड इक्वेशन बोल सकते हैं। थर्ड हम बात करते हैं, ठीक है। अभी देखो टेम्परेचर के बारे में बात कर लेते हैं कि जो रेसिस्टेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के। किसी भी कंडक्टर का रेसिस्टेंस टेम्परेचर के भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर किसी भी वायर का टेम्परेचर इंक्रीज होता है, यानी वो गर्म होता है, तो उसका रेसिस्टेंस भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। लास्ट अगर हम बात करें कि किसी भी कंडक्टर वायर का जो रेसिस्टेंस आर है वो भी किस पर डिपेंड करता है, उस कंडक्टर के नेचर पर डिपेंड करता है। यानी वो कंडक्टर है किस मटेरियल का बना हुआ है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ मटेरियल होते हैं जैसे कि सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, इनका रेसिस्टेंस बहुत कम होता है, ठीक है। कुछ जो एलॉयज होती हैं उनका रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो जो रेसिस्टेंस है वो एक्चुअल में किस पर डिपेंड करता है, नेचर पर भी डिपेंड करता है।
ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। ठीक है, नोट्स कर लेना इनको। ठीक है, कल हम जो बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक रेसिडिटी के बारे में हम बात करेंगे। थैंक यू। ठीक है, बच्चे ऑनलाइन थे इसमें?